अभी मेरे सामने आने से ये हुआ कि हमारी ताकत बढ़ी हो। एमआईएम की मुखालिफत की, एमआईएम की भी मुखालिफत इसीलिए कि वो भी सिर्फ एक धर्म को लेकर चल रही है। वो जो बात करती है वो बेवकूफ़ बना रही है। टिकट काटने के बाद वापस से कांग्रेस के साथ आप लोग, जबकि देखने में ये आता है कि लोग बंडखोरी करते हैं, लगता है कि जनता इस बार आपके पूरे पैनल को निकालने का, कांग्रेस की पार्टी को समर्थन करने का ठाना है। हमारे जो लोग थे नाराज़ हो रहे थे कि नहीं आपको इलेक्शन लड़ना ही है, तो इत्तेफाक से ये हुआ कि मुस्लिम लीग की टिकट हमारे को मिल गई। जहाँ आप इतनी दावेदारी के साथ में लोगों को बोलते हैं कि मुसलमानों के प्रोटेक्शन में खड़ी है, शर्जील इमाम और उमर खालिद मुसलमान नहीं है क्या? उनको क्यों नहीं बाहर निकाले? आप स्टेटमेंट देखिए एमआईएम के, जितने भी स्टेटमेंट है उसके आउटपुट में एक भी रिजल्ट नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है। कांग्रेस उन्हीं के नाम से पहचानी जाती है। उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, उनको टिकट नहीं मिलना, लास्ट टाइम में भी नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिली, तो वो बड़े थोड़े से त्रस्त हो गए कि यार अब मैं राजनीति छोड़ दूँ। आपके बोलने से अगर नुकसान पहुंच रहा है गलत काम करने वालों को, तो हम समझेंगे कि आप पावरफुल है करके। आपके चीज़ों से रिजल्ट आता है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता साहब, सिर्फ माइक पे भाषण है। दावेदारी तो काफ़ी लोगों ने की जिसमें एमआईएम भी है। जी। सिर्फ एमआईएम को ही क्यों आप लोग इस तरह से नेगेटिवली ले रहे हैं कि जो है वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रभाग में उतरी है? कि लोग धर्म का कार्ड, जाति का कार्ड खेलेंगे और इसका रिज़ल्ट वो नहीं आना चाहिए जो कामटी में शकूर नागानी साहब के साथ में हुआ। एमआईएम ने लगभग 4000 के करीब वोट ली और वहाँ से कांग्रेस प्रेसिडेंट जो के लिए जो शकूर नागानी साहब 103 वोट से हारे। ये गलती इस प्रभाग में। अगर जो नागपुर के अंदर जो दंगे भड़के थे, उसके अंदर जो नौजवान लड़के अंदर हुए थे, उनको निकालने का काम क्या एमआईएम ने किया है क्या? बताइए मुझे। हम जब आपके प्रभाग में सर्वे कर रहे थे, हमने कुछ चीज़ें वहाँ पर नोटिस की कि भाई आपके जो पैनल के उम्मीदवार है वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है। जी। तो इकराम और इमरान जी क्यों आगे सारी चीज़ों को लेकर बढ़ रहे हैं? क्यों, उनका क्या मुफाद है उसके? ये सारे कांग्रेसी लोग थे, ये सारे लोग एक सूत्र में, एक माला में सारे धर्मों को पुरा रहे थे। उसी की सेंधमारी की काम बीजेपी कर रही है, उसी के रास्ते पर एमआईएम काम कर रही है। ये आप यकजहती की बात, धोखेधड़ी की बात मत कीजिए। अगर सूत्र में बांधने की बात है तो सारे धर्मों को, सारी जातों को बांधने का काम ही ये एकता का नाम है, और यही काम कांग्रेस कर रही है, जमाने से कर रही है। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ और एनएन टीवी के इस पॉडकास्ट शो में। लगातार आप जो है नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन को लेकर काफ़ी अपडेट्स जो है हमारे चैनल्स पर देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रुझान, काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस आप लोगों का हमें मिल रहा है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में इकराम खान साहब, जो कल हमने आपको इंटरव्यू दिखाया, काफ़ी धमाकेदार इंटरव्यू रहा वो, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसके ऊपर भी आपका, आपके प्रभाग की जनता का, यानी प्रभाग क्रमांक 3 का हमें मिला है। आज उनके बड़े भाई इमरान खान साहब हमारे साथ है। था मैंने ये फैसला लिया इसमें कि समाज के वोट फूटना नहीं चाहिए, और मैंने अपनी मुस्लिम लीग की जो दावेदारी थी, जो मैंने पर्चा भरा था, वो वापस ले लिया मैंने। इनका छोटा सा तारुफ मैं आपको करवा दूं कि अफगान दरबार जो नागपुर में है उसके ये डायरेक्टर है, विदर्भ मीडिया विजन प्राइवेट लिमिटेड के ये डायरेक्टर भी है, और काफ़ी अच्छी रुचि पॉलिटिक्स में भी रखते हैं। इमरान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टिकट बंटवारों को लेकर। जी। आपके यहाँ से आपने कांग्रेस की टिकट मांगी। जी बिल्कुल। आपको नकार दिया गया। आपकी टिकट काट दी गई। टिकट काटने के बाद वापस से कांग्रेस के साथ आप लोग, जबकि देखने में ये आता है कि लोग बंडखोरी करते हैं, गद्दारी करते हैं पार्टी के साथ, लेकिन आप कांग्रेस की टिकट नहीं मिली उसके बाद भी जो है कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। जी। मैं सभी श्रोताओं को और सामाइन को मैं मेरी तरफ से सलाम। और जो आपका सवाल है उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने इलेक्शन के पहले भी जब टिकट की बात चल रही थी तो मैंने सारे लोगों को यही बोला था कि जब कांग्रेस की टिकट मिलेंगी तभी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं मिलती है तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। साहब जो कैंडिडेट्स है जी, देखने में आ रहा है कि उनसे ज़्यादा चर्चा आप लोगों की चल रही है। जी पूरे प्रभाग में। जी ओके। अब इसमें टिकट कटने के बाद में अब ये सब ऊपर के लोगों के हाथ में रहता है टिकट देना, और मैं भी बहुत दावेदारी में था जी, और टिकट मुझे मिलना ही चाहिए था। लेकिन ठीक है, 10 लोग अगर टिकट की डिमांड करते हैं तो मिलना तो 4 ही लोगों को है, किसी ना किसी की कटना है। मेरी नहीं कटती तो किसी और की कटती। अच्छा, तो ठीक है, भागीदारी में अपने ये आया कि टिकट नहीं मिली अपनी। हाँ।
तो हमने उसके बाद में घर में बैठ जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन फिर लोगों का बड़ा उत्साह और बड़े हमारे जो लोग थे नाराज़ हो रहे थे कि नहीं आपको इलेक्शन लड़ना ही है जी। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि मुस्लिम लीग की टिकट हमारे को मिल गई। यस। हमने वो भर भी दिया। लेकिन टिकट भरने के बाद में जब घर में आदमी आराम करता है या सोच विचारों में रहता है तो यही लगा कि यार ये काम करने के बाद में मुसलमानों के वोट पूरे बिखर जाएंगे। और अक्सर जो ये काम होता है यानी MIM भी वही काम कर रही है और मैं भी जाके वही काम करूं तो बीजेपी और बाकी दीगर पार्टियों को जो नुकसान पहुंचाती है समाज को उन लोगों को बल मिल रहा था। मैंने ये फैसला लिया इसमें कि समाज के वोट फूटना नहीं चाहिए और मैंने अपनी मुस्लिम लीग की जो दावेदारी थी जो मैंने पर्चा भरा था वो वापस ले लिया मैंने। अच्छा, आपने पर्चा वापस लिया मुस्लिम लीग से भरने के बाद। आपके साथ एक और कैंडिडेट है मंसूर खान साहब। जी जी जी। वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या चल क्या रहा है? नहीं, मंसूर खान साहब हमारे यहाँ के बड़े नेता है। वो बहुत पुराने नेता हैं हमारे एरिया के। कांग्रेस उन्हीं के नाम से पहचानी जाती है। उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, उनको टिकट नहीं मिलना। लास्ट टाइम में भी नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिली। तो वो बड़े थोड़े से त्रस्त हो गए कि यार अब मैं राजनीति छोड़ देता हूँ। उन्होंने कई बार माइक पे भी आप लोगों के भी इंटरव्यू में बोला है कि मैं अब नहीं आऊँगा सामने करके। अच्छा। लेकिन हम और डॉक्टर नितिन राउत साहब वगैरह सब उनको मनाने के लिए भी गए थे, उनको समझाए भी। उन्होंने हमको ये बोला है कि हम तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन थोड़ा सा एक है उनका मन में, वो घर में बैठे हैं लेकिन वो अंदरूनी तौर पे हमारा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो कुछ ही दिन में वो बाहर भी आएंगे। अच्छा, आपके प्रभाग के इमरान साहब जो कैंडिडेट्स है जी, देखने में आ रहा है कि उनसे ज़्यादा चर्चा आप लोगों की चल रही है जी जी पूरे प्रभाग में। जी, आप दोनों भाई बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। देखिए मेरा ऐसा है कि मैं तो इसके पहले कभी इलेक्शन में इतना फ्रंट पे आके काम नहीं किया। हाँ। लेकिन इकराम मेरा छोटा भाई है जी। और वो हमेशा पॉलिटिक्स में रुचि भी रखता है। जी। 3 बार इलेक्शन भी, तीसरी बार अभी इलेक्शन भी लड़ रहे थे वो। हाँ। और 2 पिछली बार तो हम सेकंड नंबर पे रहे हैं। तो उनका काफ़ी चर्चा है, उनका इलाके में काफ़ी वर्चस्व भी है, लोग भी पसंद करते हैं, नौजवान तबका उनके साथ में जुड़ा हुआ है। और मेरा एक अलग छवि समाज में बनी हुई है। मैं ज़्यादा हेच पेच और सीधी सीधी चीज़ों में रहता हूँ। समाज के कार्यों में भी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, लेकिन मैं कोई बैनर पे और कोई शोबदेबाजी में नहीं रहता हूँ। अच्छा। और ये लोग पब्लिक को मालूम है। हाँ। अभी मेरे सामने आने से ये हुआ कि हमारी ताकत बड़ी हो गई, इकराम अच्छा। भाई की ताकत बढ़ गई। हमारे अच्छा। समाज में जो लोग हैं, बासित साहब है, हाँ। मौलाना अख्तर साहब है और भी दीगर लोग हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से मेरी ताकत बढ़ गई। तो ये जो समाज में मैसेज जा रहा है कि भाई अच्छे लोग जुड़े हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं और साथ दे रहे हैं हमारा। जी, काफ़ी हमने कल 1-2 दिन पहले आपके प्रभाग का सर्वे किया। काफ़ी अच्छे रुझान कांग्रेस को लेकर तो आ रहे हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं और आपके भाई जो है इकराम भाई का, उनका भी हमने इंटरव्यू किया। जी। उसमें उन्होंने बहुत आरोप लगाए जी एक पार्टी के ऊपर जी, और वो है MIM। जी बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं कि दावेदारी तो काफी लोगों ने की जिसमें MIM भी है। जी जी। सिर्फ MIM को ही क्यों आप लोग इस तरह से नेगेटिवली ले रहे हैं कि जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रभाग में उतरी है? हम सिर्फ MIM को निगेटिव इसमें नहीं ले रहे हैं। मैं क्या होता है कि राजनीतिक बातचीत में मेन जो असल मुद्दे होते हैं, जो चीज़ें होती है, उसके ऊपर लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। मैं ज़्यादा लंबी नहीं, शॉर्ट में थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि ये दुनिया की जो संरचना हुई है, ये दुनिया जब भी वजूद में आई है, इंसान भी यहाँ पर पैदा हुआ है। ये इंसान जो है आज से हज़ारों साल पहले गुफाओं में और जंगलों में रहता था ये। और ये इसको शऊर भी नहीं था, बातचीत करने का तरीका नहीं था, भाषाएं नहीं थी। उस वक्त इंसान कैसे जी रहा था? उन्हीं लोगों के बीच में दानिशमंद लोग बगैर भाषा के भी पैदा हुए होंगे और लोग अपना अपना काम वहाँ से, सोशल वर्क तो वहाँ से शुरू हुआ होगा ना भाई। ये तो आज एक निज़ाम बन गया है और एक सूरत शक्ल बन गई है इसकी। हाँ। तो उस वक्त जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपने अपने ग्रुपिज्म में लोगों ने काम किया इसके अंदर। हाँ। है ना? अब ग्रुपिज्म में ये हुआ कि भाई
धीरे 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 अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा है, पैगंबरों को भेजा है लोगों को राय रास्त पे लाने के लिए कि भाई किस तरीके से जिंदगी गुजारना है। हाँ। अब ये सिर्फ मुसलमानों में पैगंबर थोड़ी गुजरे, दूसरे भी लोगों के अंदर उनके, भले ही वो भाषा में पैगंबर नहीं बोल रहे, दूध बोल रहे हैं, उनके भी लोगों में बीच में लोग पैदा हुए। लेकिन इसमें ये हुआ कि ये करते करते जब कुंबे बड़े हो गए, इतनी दुनिया में इंसान फैल गया और अपने अपने कुंभों को, अपने अपने धर्मों को, अपने अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर चल रहे हैं, तो ये कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे थे ना, ये भी सोशल वर्क कर रहे थे बिल्कुल उस वक्त। और वो हजारों साल की मेहनत यहाँ आते आते आज इस शक्ल में दिख रही है। सड़कें बनी हुई है, ब्रिज बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई है, गुफाओं में से रह के लोग घरों में आ गए, छतों। आज से कुछ साल पहले आपको कबीलों के मकान दिखते थे सारे, आज बिल्डिंगें बन गई हैं। दूसरे मुल्कों को देखो और कितने डेवलपमेंट हो गए। तो ये हजारों साल की मेहनत है, ये किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म का ये नतीजा नहीं है। तो मेरा बोलना ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा खूबसूरत देश है जहाँ पर सारे धर्मों के और सारी जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जैसे अल्लाह ताला ने नबियों को दुनिया में भेजा, उसी तरीके से हिंदुस्तान में कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने भेजा कि ये जो इतने धर्म के, इतने जाति के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनका निज़ाम कैसा बनाया जाए। उनको निज़ाम में लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, उनके साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भेजा, उनके साथ में सरदार पटेल को भेजा। ये सारे कांग्रेसी लोग थे, ये सारे लोग एक सूत्र में, एक माला में सारे धर्मों को पुरा रहे थे। उसी की सेंधमारी की काम बीजेपी कर रही है, उसी के रास्ते पर एमआईएम काम कर रही है। ये आप यकजहती की बात, धोखेधड़ी की बात मत कीजिए। अगर सूत्र में बांधने की बात है तो सारे धर्मों को, सारी जातों को बांधने का काम ही एकता का नाम है, और यही काम कांग्रेस कर रही है, ज़माने से कर रही है, और वो इंशाअल्लाह देश को बचाने का काम भी कांग्रेस करेंगी। एमआईएम की मुखालिफत क्यों? एमआईएम की भी मुखालिफत इसीलिए कि वो भी सिर्फ एक धर्म को लेकर चल रही है। वो जो बात करती है वो बेवकूफ़ बना रही है। वो आपको सारे धर्मों को लेकर, वो बीजेपी पैटर्न पे चल रही है। वो बताइए मेरे को, बीजेपी की भाषा में और उसकी भाषा में क्या फ़र्क है? अच्छा, सेम भाषा है उन लोगों की। आप सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर सकते, आपको सारे धर्मों की बात करना पड़ेगा। और एमआईएम की मुखालिफत हम इसलिए भी कर रहे हैं कि जहां आप इतनी दावेदारी के साथ में लोगों को बोलते हैं कि मुसलमानों के प्रोटेक्शन में खड़ी है, शर्जील इमाम और उमर खालिद मुसलमान नहीं है क्या? उनको क्यों नहीं बाहर निकाले? आप स्टेटमेंट देखिए एमआईएम के, जितने भी स्टेटमेंट है उसके आउटपुट में एक भी रिजल्ट नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है उनके। आउटपुट बताइए मुझे। अच्छा, कोई भी नहीं है। आप किसी की भी बात ले लीजिए, आप 3 तलाक की बात कीजिए, बुरके की बात कीजिए, लोग तो आपके इतने पावरफुल होने के बाद में भी आज मजलिस, आम मीटिंग के अंदर बुरका खींच रहे हैं, और आपकी आवाज़ कहाँ गई? आपने अगर चलो बोला भी है उसके खिलाफ में, तो नतीजे में क्या है? नीतीश कुमार को क्या नुकसान पहुंच गया उसके, आपके बोलने से? अच्छा, नहीं हुआ ना। आपके बोलने से अगर नुकसान पहुंच रहा है गलत काम करने वालों को, तो हम समझेंगे कि आप पावरफुल है करके। आपके चीज़ों से रिजल्ट आता है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता साहब, सिर्फ माइक पे भाषण है सिर्फ। और चीज़ें सोशल मीडिया पर आती है कि भाई बोल तो रहा है, बोल रहा, आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है ये बताइए मुझे। अगर जो नागपुर के अंदर जो दंगे भड़के थे, उसके अंदर जो नौजवान लड़के अंदर हुए थे, उनको निकालने का काम क्या एमआईएम ने किया है क्या? बताइए मुझे। कितने महीनों की कोशिशें सारे समाज के लोगों ने किया उनको बाहर निकालने के लिए। और ये जो फ़हीम खान एमआईएम से खड़ा है, ये जब अंदर हुआ तो ये क्या एमआईएम का कार्यकर्ता था क्या? एमडीपी का कार्यकर्ता था? हाँ। और ये अंदर होने के बाद में इनको जो मुआवजे मिले हैं, जो कौम ने इनको पैसा बरसाई है, इनको इनका जो नुकसान हुआ, ये इनकी भरपाई नहीं हुई है क्या? ये इतना मजलूम बता रहे अपने आप को, ये इलेक्शन लड़ रहे कैसे हैं ये बताइए मुझे। घर टूटी हुई शक्ल बता के आप लोगों के भावनाओं से खेल रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ की जनता जानती है। अच्छा। लेकिन मैं अभी कुछ स्टेटमेंट उनके पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूँ, जो जनता को मालूम है। अच्छा। ऐसे आदमी को चुन के लाना, हाँ, जो रातों में कहाँ क्या क्या करते हैं वो सब समाज जानता है। अच्छा, हाँ। चलिए, अपने कांग्रेस के कैंडिडेट को कहाँ देखते हैं आप लोग? जिस तरह से मैंने अभी बताया कि काफ़ी दावेदारी है, काफ़ी लोग हैं, आपके पैनल की, कांग्रेस के पैनल की क्या स्थिति है? क्या लगता है कि जनता इस बार आपके पूरे पैनल को निकालने का, कांग्रेस की पार्टी को समर्थन करने का ठाना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस का जो
रेशियो है ना जी, वो बड़ा तगड़ा रेशियो है और सारा देश भी इस चीज़ को जानता है, सारी चीज़ें मालूम है। हार का मतलब ये नहीं होता है ना कि भाई ख़त्म हो गए करके। अगर आज बीजेपी जीतती है या देश में पूरा बोलबाला है तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या चोरी करते हैं, सब मीडिया में भी चल रहा है, सब लोगों को भी मालूम है ना। अगर आप मक्कारी, गद्दारी और फरेब करके अगर कोई चीज़ों को कर रहे हैं तो वो फरेब एक दिन कितनी उम्र रहती है इसकी, वो उम्र ख़त्म होंगी, उसकी वापस जिंदा होंगी कांग्रेस। इंशाल्लाह ये सेंट्रल में भी आएंगी, स्टेट में भी आएंगी वापस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। सिर्फ जो कटिंग कर रहे हैं, जो मुस्लिम और हिंदू करके जो वोटों को काटा जा रहा है, जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें उजागर होंगी, वापस कांग्रेस अपनी जगह पर आ जाएगी। और रही बात कि हमारे कैंडिडेट को हम किस तरीके से देखते हैं, और हमारे प्रभाग में लगभग 20 बस्तियां हैं जो बड़ी आबादी रखती हैं, और 20 बस्ती के अंदर सिर्फ एक सिंगल बस्ती के अंदर MIM काम कर रही है। अच्छा। वहीं पर ही वो अपना वजूद रखती है। अच्छा। और कांग्रेस जो है वो 20 बस्तियों के अंदर उसका वजूद है। अच्छा। सारे समाज का, सारे धर्मों का इसको समर्थन मिल रहा है और इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा वोटों से वहाँ पर विजयी होंगे। जी, हम जब आपके प्रभाग में सर्वे कर रहे थे, हमने कुछ चीज़ें वहाँ पर नोटिस की कि भाई आपके जो पैनल के उम्मीदवार है वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है। जी जी जी। तो इकराम और इमरान जी क्यों आगे आगे सारी चीज़ों को लेकर बढ़ रहे हैं, क्यों, उनका क्या मफाद है उसके अंदर? हमारा कोई ये मफाद चीज़ें नहीं, सामने है। हमारा कोई मफाद नहीं है। हम ये दरअसल क्या है, समाज सेवा जो है ना, ये एक दिल का जज्बा होता है। ये आप इलेक्शन लड़के भी कर सकते हैं, कारपोरेटर बन के भी कर सकते हैं, बगैर कारपोरेटर रहे भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। इसके लिए कारपोरेटर बनना ज़रूरी नहीं है। तो हमारे ये जज्बों के अंदर है लोगों की सेवा करना, लोगों का। अब इसमें क्या होता है कि इनफरादी तौर पे आदमी लोगों की कितनी सेवा कर लेगा, तो जो सेवा करने के माध्यम होते हैं, जो निज़ाम बनाया गया है हिंदुस्तान में, जो दस्तूर बनाया गया है कि आप चुनाव लड़के आइए, बाहर आइए। अब हम नहीं लड़ रहे तो जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको चुना को लाएंगे और हम बस्तियों के अंदर और अपने समाज के बीच में काम कराएंगे उन लोगों से। और रही बात फाइनेंशियली वीक है, तो मेरे को भी तो इलेक्शन लड़ना ही था ना, तो मैंने भी तैयारी किया था। उसका पैसा मेरे पास में था, मैंने ये चारों कैंडिडेट के बीच में अपना पैसा लगा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे प्रभाग की जनता से? काफ़ी चीज़ें हैं आपके प्रभाग में चैलेंजिंग, तो किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहने चाहेंगे? मैं खास तौर पर हमारे प्रभाग 3 की जनता से एक ही अपील करूँगा कि लोग धर्म का कार्ड, जाति का कार्ड खेलेंगे और इसका रिज़ल्ट वो नहीं आना चाहिए जो कामटी में शकूर नागानी साहब के साथ में हुआ। MIM ने लगभग 4000 के करीब करीब वोट ली और वहाँ से कांग्रेस प्रेसिडेंट जो के लिए जो मुस्लिम शकूर नागानी साहब 103 वोट से हारे। ये गलती इस प्रभाग में ना करें और बस सभी धर्मों को साथ लेने वाली पार्टी और बड़े अज़्म इरादों के साथ में हम उतरे हैं और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह हुआ तो हम एक बहुत बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूल लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और हमारे प्रभाग में हॉस्पिटल नहीं है जहां लोग एडमिट होते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, हम उसकी भी कोशिश करेंगे कि वो हम सरकारी दवाखाना वहां पर लेकर आएँ। तो मैं यही अपील करूंगा जनता से कि बहुत भारी मतों से चारों कैंडिडेट को पंजे पे निशान मार के आने वाली 15 तारीख को बहुमतों से जिताएं। तो इमरान खान साहब थे हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। काफ़ी कुछ चीज़ों पर इन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया, खुलकर बोले क्या स्थिति है प्रभाग की और क्या विजन को लेकर ये और इनके कैंडिडेट जो है सामने है आपके। अब देखना यह है कि आने वाली 15 तारीख को चुनाव है और 16 तारीख को परिणाम है। प्रभाग 3 की जनता क्या फैसला लेती है, किस तरह से अपने कैंडिडेट को चुनकर लाती है और किसे चुनकर लेती है, ये 16 तारीख को परिणाम के दिन सामने आएगा। तो और भी अपडेट्स के लिए तब तक के बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरूमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें